बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा सक्षमता परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी को निर्गत कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का यह लेटर है 25 तारीख 2024 के डेट में निकला हुआ है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में तो विभाग ने जो प्रारूप तैयार किया था उस पर अनुमोदन दे दिया गया है BSEB के द्वारा। और ये जो आवेदन का प्रपत्र आप देखेंगे इसी PDF में संलग्न है। उस आवेदन प्रपत्र को ठीक से भरना है और कैसे भरना है इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें संरचना की बात की गई थी, परीक्षा के विषय की बात की गई थी, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल नोटिफिकेशन इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ABCD 4 ऑप्शन वाले सवाल रहेंगे या फिर जैसा कि BPSC के एग्जामिनेशन में होता है ABCD और E 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो वो स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब भी परीक्षा ली है तो अभी तक के सिनेरियो में जो देखा गया है 4 ही ऑप्शंस रहते हैं, तो मान करके चलना चाहिए कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और परीक्षा के जो विषय हैं तो यहाँ पर देखिए 1 to 5 के शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड इस प्रकार से है। भाषा एवं सामान्य विषय 301 कोड रहेगा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। भाषा के रूप में इंग्लिश अनिवार्य रहेगा और इसके अलावा हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। और डिटेल सिलेबस वाला मेरा एक वीडियो आने वाला है, उसमें डिस्कशन किया गया है कि कितने कितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको भी ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल इस चीज़ को समझ लेते हैं। इधर 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनके लिए विषय कोड इस प्रकार से जारी किए गए हैं और 9-10 के शिक्षकों के लिए विषय कोड अलग होंगे। 11-12 के शिक्षकों के लिए भी विषय कोड अलग दिए गए हैं। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, टेलीग्राम पे मैं इसे डाल रहा हूं और वहां से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। वैसे भी जैसे ही कोई विभाग का लेटर आता है तो चूँकि सभी शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं तो सभी के पास लेटर पहुंच जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम के बारे में वही लिखा हुआ है कि BPSC के द्वारा जो आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे वही पाठ्यक्रम रहने वाला है। यानी कि स्पष्ट कर दिया गया है कि सवालों का जो पैटर्न रहेगा वो BPSC के लेवल का ही रहेगा, तो अच्छे तैयारी ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए भाषा से 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विषय से 80 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विषय में आपके गणित पूछे जाएंगे, ठीक है, गणित, इसके बाद विज्ञान पूछा जाएगा, इसके बाद सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा और सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण, ये सभी सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विषयवार प्रश्नों का बंटवारा किया गया है। वहीं क्लास 6 to 8 के लिए भाषा से 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और संबंधित विषय से जिस विषय के शिक्षक होंगे उसी विषय से 80 प्रश्न उनके रहेंगे। जैसे कि अगर कोई गणित विज्ञान के शिक्षक होंगे तो गणित विज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे, उसमें 40 प्रश्न साइंस से रहेगा और 40 प्रश्न मैथ से रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों का बंटवारा किया गया है। इसके बाद 9-10 के लिए भी 6 to 8 वाला पैटर्न ही है और 11-12 के लिए भी बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है। ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें मूलतः करेंट अफेयर्स और जो सामान्य अध्ययन होता है जनरल नॉलेज उससे प्रश्न रहेंगे, देखने को मिलेंगे 40 प्रश्न और 30 प्रश्न भाषा से। तो मुख्य जो नंबर उठाने वाले जो 2 पार्ट हैं वो यही दोनों पार्ट हैं, भाषा और सामान्य अध्ययन का, जो कि सामान्य विषय से स्पष्ट नहीं किया गया है अभी तक कि कौन कौन से विषय रहेंगे। वैसे जो मैंने जिक्र किया वही विषय मूलतः पूछे जाने चाहिए जिस प्रकार से BPSC का जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो।
अर्हता की बात करेंगे तो अर्हता तो आपके सभी को पता है कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक जो भी हैं वही इसको भर सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं भर सकता है। शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन से बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो घबरा रहे हैं, और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि उन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है, माउस कैसे यूज किया जाता है वो उन्हें नहीं पता है। तो 1 सप्ताह अगर आप टाइम देते हैं, आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि CBT मोड में ही एग्ज़ाम लेंगे तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 1 सप्ताह आप टाइम निकालिए, आप केवल माउस चलाना सीखिए, ठीक है। माउस चलाने के लिए सीख जाइएगा, उसके बाद ज़्यादा परेशानी नहीं है। और एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन होता है वो ईजी होता है, ठीक है। पेन पेपर के मोड से ज़्यादा ईजी ऑनलाइन होगा। अगर पेन पेपर वाला रहता तो आपको कलर करने में जो छोटा छोटा गोला रहता है, बहुत सारे शिक्षक जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, आंखें थक जाती हैं, तो उनको गोला करने में इतनी परेशानी होगी कि कई प्रश्न उनके गोला करने के चक्कर में गलत हो जाएंगे। जबकि ऑनलाइन मोड में बहुत ही आसान होता है, केवल एक क्लिक करना है और आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। और ऑनलाइन मोड में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे मिस्टेक हो गया, आपने गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन मोड में करेक्शन तो संभव ही नहीं है। उत्तीर्णांक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्तीर्णांक सबको पता है कि कितने % मार्क्स लाने पर उत्तीर्ण हो जाएंगे। प्रमाण पत्र वगैरह की चर्चा हो चुकी, उसमें कोई बदलाव किसी तरह का नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले की तरह ही हैं। और एक चीज़ नया इसमें देखने को मिल रहा है कि जो रिजल्ट जारी होगा वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत जारी किया जाएगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, है ना। तो जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप रिजल्ट जारी किया जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 150 अंकों की परीक्षा में अगर किसी का रॉ स्कोर 61 आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत उनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 59.1 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 40% बराबर 60 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में सामान्यतः होता क्या है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। नंबर जो है वो घट या बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन का जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था, काफ़ी टफ सेट किया गया था क्वेश्चन, ठीक है। वहीं किसी और शिफ्ट में इजी क्वेश्चन सेट किया गया था। तो ऐसे में क्या होगा, जिनके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनका ऑब्वियस है कि उनके ज़्यादा प्रश्न सही होंगे, जबकि टफ शिफ्ट वालों का कम प्रश्न ही सही होगा। तो वैसी स्थिति में मार्क्स को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 या 2 नंबर इधर उधर होता है। इसके बाद बात करेंगे विशेष जानकारी, वो सारी चीज़ें जो अभी दिख रही हैं आपके स्क्रीन पर, इसके बारे में पिछले के वीडियो में भी चर्चा की गई है। प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, स्नातक अगर 6 to 8 वालों के लिए स्नातक होगा, और 1 to 5 के लिए तो मैट्रिक और इंटर ही पर्याप्त है। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो स्नातक वाला लगाइएगा, ठीक है। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ये MA वाला हो गया। तो जो लोग जिस कैटेगरी के शिक्षक होंगे, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, वो अपनी योग्यता के अनुसार डॉक्यूमेंट्स लगाते जाएंगे। इसके साथ अगर BEd किए हैं, DLEd किए हैं, BLiv किए हैं, अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगाना है। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और जाति प्रमाण पत्र के मामले में याद रखेंगे कि अगर जो OBC के कैटेगरी होंगे वो OBC NCL बनवाएंगे, और जितने भी महिला अभ्यर्थी होंगे वो अपने मायके वाली OBC NCL देंगी, तभी उनका मान्य होगा। आधार कार्ड, इसके बाद टेट CTET स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र,
और जिन नियोजित शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो वो दक्षता परीक्षा वाला प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, और फिर अगर दिव्यांग आवेदक हैं तो अपना दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र लगाएंगे। प्रमाण पत्र सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की गलती नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह का त्रुटि सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबमिट किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि ईबीसी में है लेकिन ईडब्ल्यूएस भर देते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले ईबीसी भर देते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। ठीक है, तो साइबर कैफ़े वाले के सामने जो है स्वयं रहिएगा और ख़ुद से उसको एक एक चीज़ बता करके अपने सामने भरवाइएगा। इसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, अगर आप किसी तरह की परेशानी फेस करते हैं तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसका ईमेल आईडी भी डाला गया है। अब बात करेंगे कि जो फॉर्म का प्रारूप रहेगा वो इस तरह का रहेगा। देखिए, फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है कि इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, 2 कॉपी में प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से भर लीजिएगा, और भरने के बाद इसको लेकर के जाइएगा साइबर कैफ़े वाले के पास, और आपको अच्छे तरीके से इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और ये जो है वो केवल आपके रफ के लिए है। डू नॉट सेंड द प्रिंटेड और हैंड फिल्ड फॉर्म ऑन दिस फिजिकल फॉर्मेट टू BSEB। इसको भेजना नहीं है आपको, ये बस केवल आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि वो सारी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय ध्यान में रखनी है वो पहले आप एक रफ बना लें। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले तो जिस ज़िले में आप पदस्थापित हैं उसका नाम लिखना है। जैसे अगर आप नवादा में हैं तो नवादा लिखिएगा, और सभी प्रविष्टियाँ जो है वो कैपिटल लेटर में भरिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं भरना है। हालांकि तो जमा होगा नहीं, तो अगर स्मॉल लेटर में भी बाय मिस्टेक आपसे भरा जाता है तो चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद आपका फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो जो है वो साइबर कैफ़े वाला आपसे स्कैन करके लेगा, और आपका सिग्नेचर भी स्कैन करके लिया जाएगा। ठीक है, फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर लगाता है वो साइबर कैफ़े वाला लगा लेगा। इसके बाद टाइप ऑफ टीचर, तो यहाँ पर 1 to 5 में अगर आप बहाल हैं तो इसमें टिक करिएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 6 to 8 9 10 11 12 फिजिकल टीचर अगर हैं तो फिजिकल टीचर में, अगर लाइब्रेरियन है 9 10 के तो 9 10 वाले में, और अगर 11 12 के लाइब्रेरियन हैं तो इसमें टिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, यानी कि नियोजन इकाई का प्रकार। अगर जिला परिषद से बहाल हुए हैं या प्रखंड से बहाल हुए हैं या फिर पंचायत से, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, तो जिस नियोजन इकाई से आपकी बहाली हुई है आप उसी में टिक करिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी नियुक्ति प्रखंड नियोजन इकाई से हुई है तो आपको प्रखंड वाले में टिक करना है, अगर पंचायत से बहाल हुए हैं तो पंचायत में टिक करना है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करेंट पोस्टिंग। आप अभी वर्तमान समय में करेंट पोस्टिंग जिस नियोजन इकाई के तहत आप नियुक्त हैं उसका नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, मान लीजिए कि प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई किसी भी प्रखंड का नाम होगा। ठीक है, जैसे नवादा जिला के कुछ प्रखंड है, नवादा प्रखंड है, नारदीगंज प्रखंड है। इसी तरह से आप अपने ज़िले में जिस भी प्रखंड में या जिस नियोजन इकाई के तहत पोस्टिंग आपकी है, ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया प्रखंड का, हो सकता है आप जिला परिषद में हो, नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, तो वही भरना है। स्कूल नेम ऑफ करेंट पोस्टिंग, वर्तमान में आप जिस विद्यालय में पोस्टेड हैं उसका नाम भरना है। इसके बाद उस विद्यालय का स्कूल UDICE कोड डालना है। ठीक है, UDICE कोड डालना है। जैसे कि अगर नवादा की बात करें तो 1036 इस तरह से कोडिंग होता है UDICE वाला, तो वो आपको डाल देना है। इसके बाद बात करेंगे नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग। सबसे पहले अगर आपकी पोस्टिंग किसी अन्य जगह पर हुई थी तो उसका यहाँ नाम देना है। अगर आपका करेंट पोस्टिंग और फर्स्ट पोस्टिंग दोनों सेम है तो दोनों में सेम चीज़ ही भरा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि
किन्हीं का फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो किसी दूसरे प्रखंड में हुआ था या दूसरे ज़िला में हुआ था तो उनको वहाँ वाला डालना है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही चीज़ भरा जाएगा। स्कूल नेम ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, प्रथम नियुक्ति जिस विद्यालय में आपकी हुई थी। ठीक है, मान लीजिए कि प्रथम विद्यालय आपका कोई दूसरा था, वर्तमान में अभी किसी और विद्यालय में पोस्टेड हैं, तो वैसी स्थिति में दो यहाँ पर जो है आपका वर्तमान विद्यालय होगा और यहाँ पर सबसे पहला जो विद्यालय था उसका होगा। लेकिन अगर दोनों स्कूल सेम हैं, यानी कि फर्स्ट पोस्टिंग आपके जिस स्कूल में हुई थी उसी स्कूल में अभी तक आप हैं, तो दोनों जगह सेम स्कूल का नाम डाला जाएगा। ठीक है, स्कूल डाइस कोड ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, तो यहाँ पर जिस स्कूल का नाम होगा उसी का यूडाइस कोड यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद है नियोजन लेटर नंबर एंड डेट, यानी कि आपका जो नियोजन पत्र आपको मिला था। ठीक है, तो नियोजन पत्र का पत्रांक दिनांक, ठीक है, पत्रांक और दिनांक आपको भरना है। आप देखिएगा कि आपको जो नियोजन पत्र मिला उसमें पत्रांक और दिनांक दिया हुआ रहेगा, तो वही भरना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पत्रांक 12 है तो 12 भरिएगा, डेट आपका कुछ भी है जैसे कि 14 फरवरी 2014। ठीक है, तो इस तरह से डाल देना है। इसके बाद टीचर्स नेम, आप अपना नाम यहाँ कैपिटल लेटर में डालिएगा। टीचर्स आईडी ई शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष पर अगर आपकी एंट्री हो गई है तो एक आईडी जनरेट हुआ होगा, है ना, तो उसी आईडी को यहाँ फिल करना है। अगर मान लीजिए कि किन्हीं का आईडी जनरेट नहीं हुआ है तो वो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद है मदर्स नेम, माता का नाम, फादर्स नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। इसके बाद कैटेगरी अपनी डालनी है। ठीक है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आपको सिंपली टिक करना है। ठीक, इसके बाद जेंडर, टिक द रेलिवेंट मेल फीमेल, तो इसमें टिक करना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आप एस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आते हैं तो यहाँ पर उसकी श्रेणी दी गई है कि किस श्रेणी में आते हैं, विजुअल या हियरिंग या लोकोमोटर या मेंटली। ठीक है, विजुअल का मतलब हो गया दृष्टिबाधित, हियरिंग का मतलब हो गया श्रवण बाधित, लोकोमोटर यानी कि पैर या हाथ से दिव्यांग है, मेंटली डिजेबल्ड यानी कि मानसिक रूप से दिव्यांग है। इसके बाद आधार नंबर डालना है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, तो बोर्ड यहाँ होगा, यूनिवर्सिटी तो होगा नहीं। स्कूल का नाम यहाँ लिखा जाएगा, फिर आपका मैट्रिक का रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स यानी कि पूरा प्राप्तांक उस परीक्षा का कितना था। मान लीजिए कि अगर 500 नंबर का एग्ज़ाम उस परीक्षा का था तो 500 भरा जाएगा। फिर 500 नंबर में आपने कितना नंबर लाया, मान लीजिए कि आपने 375 नंबर लाया तो वो मार्क्स ऑब्टेंड वाले कॉलम में भरेंगे। डिवीज़न क्या था, फर्स्ट डिवीज़न था तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड था तो सेकंड लिखेंगे, और इसके बाद परसेंटेज डालेंगे। ठीक है, इसी तरह से इंटरमीडिएट का भर दीजिएगा, ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लिख दिया है नॉट मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to 5 टीचर्स। ठीक है, तो मैट्रिक और इंटर ये दो एग्जामिनेशन 1 to 5 के लिए मैंडेटरी हैं। बाद बाकी अगर आपके पास डिग्री है तो भरिएगा और डिग्री नहीं है तो इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी कि प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी देनी है। अगर आपने डीएलएड किया है तो उसके बारे में डालिएगा, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डीएलएड अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो बीएससी भी डालिएगा, और अगर मान लीजिए कि अन्य किसी विश्वविद्यालय से किया है तो उस विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज से जिस स्कूल से आपने डीएलएड किया है उसको भरना है। इसके बाद डीएलएड का रोल कोड आपका क्या था, रोल नंबर क्या था, कब पास किया आपने, फुल मार्क्स डीएलएड का क्या था, उसके बाद आपने कितना नंबर लाया, डिवीज़न क्या रहा, परसेंटेज क्या रहा। ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो अपने बीएड के पूरे विवरण को यहाँ भरिएगा, और अगर अदर्स है जैसे कि जितने भी पूर्व के नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने डीपीएड किया था,
ठीक है, इग्नू से किया था तो वो इसमें भर सकते हैं, या इसमें भी भर सकते हैं। डीएलएड इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो वो जो डिग्री है इग्नू वाली वो भी इसमें इक्विवेलेंट की श्रेणी में ही आती है, वो तो उसको भर सकते हैं। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका विवरण है। तो सीटेट जिन लोगों ने किया है तो वो अपना सीटेट का विवरण भरेंगे, नेम एंड ईयर ऑफ टेस्ट, ठीक है, नेम एंड ईयर ऑफ टेस्ट डालेंगे, किस वर्ष आपने परीक्षा दी थी, उसमें आपका रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, क्वालिफाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ये विवरण डालना है, ठीक है। जिन लोगों ने बीटेट किया हुआ है तो वो अपना बीटेट वाला डालेंगे, जिनका स्टेट कंप्लीट है वो स्टेट वाला डालेंगे, और जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास की है वो अदर्स में डालेंगे, ठीक है, दक्षता वाले लोग, क्योंकि दक्षता का अलग से यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है तो अदर्स वाला कॉलम दिया गया है, तो इसी में दक्षता परीक्षा यहाँ लिखेंगे, दक्षता लिखेंगे, और दक्षता के बाद इसमें कब आपने टेस्ट दिया था, कब उसका रोल नंबर आपका क्या था, सर्टिफिकेट जो मिला है उसमें सर्टिफिकेट नंबर डाला होगा उसको डालना है, और क्वालिफाई किए हैं तो क्वालिफाइड लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लास 1 to 5 सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट 4 लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट 301, इसमें टिक कर देना है। 1 to 5 वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, इसी कॉलम में टिक करेंगे। और 6 to 8 के जो टीचर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी 6 to 8 के टीचर हैं, ठीक है, तो उनको जिस सब्जेक्ट में उनकी नियुक्ति हुई है उसी को सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में भरिएगा, ठीक है, मैथ या साइंस के हैं तो इसमें भरिएगा, सोशल साइंस के हैं तो इसमें भरिएगा, ठीक है। इसी तरह से अन्य जो विषय हैं जैसे इंग्लिश दिया हुआ है, फिर बांग्ला है, मैथिली है, उर्दू है, आपका यहाँ संस्कृत है, भोजपुरी है, तो जिस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति है उस कॉलम को आपको टिक करना है। इसी प्रकार से 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों को करना है। इसके बाद राइट 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइसेस फॉर योर अपॉइंटमेंट आफ्टर पासिंग दिस कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस, 3 चॉइस वाला ज़िला देना है जहां आप चाहते हैं कि इस परीक्षा को पास होने के बाद मेरी नियुक्ति हो, ठीक है। तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट तो पहला कॉलम में ही डालना है, ठीक है। सेकंड चॉइस अपने आसपास का डिस्ट्रिक्ट डालना है, और थर्ड चॉइस में भी अपने आसपास का ही डिस्ट्रिक्ट डालना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, फिर ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी ज़रूर से डाल दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन है और यहाँ पर सिग्नेचर डाला जाएगा आपका, और ये फॉर्म सबमिट होने के बाद चला जाएगा डीपीओ के लॉगिन में, और डीपीओ महोदय का यहाँ पर डिजिटली साइन होगा इस कॉलम में, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ना ही इस फॉर्म को लेकर स्थापना जाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन आप कीजिएगा और ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिक डीपीओ के लॉगिन में चला जाएगा, और वहाँ वो डिजिटली साइन करके वेरीफाई करेंगे और तब आपका फॉर्म सबमिट होगा फाइनल रूप से। तो ये पूरी जानकारी थी जो आज के तारीख में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निर्गत की गई है। इसके बाद तैयारी की बात करेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।